आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हुकूमत सिंध को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सख्त सरजनिश और नाराज़गी का सामना है। यकीनन एक बार फिर कराची की सूरत हाल इसकी वजह बनी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कराची में गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली समेत तजाविज़ात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। आज सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी की अपील भी मुस्तरद की और कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस जगह नस्ला टावर की तामील हुई वहाँ से सर्विस लेन बिल्कुल गायब कर दी गई है। वकील नस्ला टावर मुनीर मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो गिरा दें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि असल केस ये है कि नस्ला टावर के पास 340 स्क्वायर यार्ड की लीज मौजूद नहीं है। गुज्जर नाले, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के बहाली से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत 1 साल के अंदर दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए रकम का बंदोबस्त करे। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्तों में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा कराची गंद में भरा हुआ है। शहर गार्बेज दिखाई देता है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। ये है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसे नहीं, खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। शेम ऑन सिंध हुकूमत, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आज समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने गुजर नाले पर पेशरफ्त रिपोर्ट से मुताल्लिक इस्तफसार पे बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई है। 258 एकड़ अराजी पर मुतासरीन के लिए मुतबादल जमीन मुख्तस कर दी है। 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। बहरिया टाउन वाजबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी है। 60 अरब रुपए अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर दे तो काम शुरू कर देते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आप मशरूत कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो पैसे कहाँ खर्च करने हैं। आप उस पैसे से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो मिले नहीं। जब गाड़ियां खरीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गाड़ियों की खरीदारी पर तो पाबंदी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने एडवोकेट जनरल को याद दिलाया कि वो पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाई है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर ज़िलज़ला सैलाब आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतजार करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक घर नहीं देते तब तक मुतासरीन को वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। लोगों को कहते हैं कि वो वज़ीर आला गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा लें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप जिस तरह बयान दे रहे हैं ये दुरुस्त तरीक़ेकार नहीं। खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। शेम ऑन सिंध हुकूमत। सड़कें टूटें, बच्चे मरें, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान मुनीर मलिक ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने एक ज़माने में ये ज़मीन दी, हमने गैर कानूनी कब्जा नहीं किया। अदालत ने पूरे नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कब्जे वाली जगह गिरा सकते हैं तो गिरा दें। मुनीर मलिक का कहना था कि ऐसा किया तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है फिर। मुनीर मलिक बोले, मेरा और आपका घर भी इसी शहर में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ये मुगलों का जमाना तो नहीं कि वज़ीर आला कुछ भी करे। आपके पास गैर कानूनी जमीन है और ये इंक्रोचमेंट ही कहलाएगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अलामा इकबाल का शेर पढ़कर मुनीर मलिक से कहा, शाखे नाजुक पर जो बनेगा आशियाना नापायदार होगा। मुनीर मलिक बोले कि नस्ला टावर की तरह बेशुमार इमारतें खड़ी हैं, हमें भी रिलीफ दिया जाए।
نسلا ٹاور مکینوں کے وکیل عابد زبیری سے مخاطب ہوتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ تو نسلا ٹاور کے مالک کو پکڑیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کراچی میں ساری چیزیں بکتی ہیں، اپروول پلان ہو یا لیز، سب بکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی کے حوالے سے ہر سماعت اس شہر کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے اور اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کی اس بینچ کا جو کراچی کے حوالے سے سماعت کر رہی ہے اس کا پہلا دن تھا۔ اس موقع پر موجود تھے ہمارے سینئر لیگل افیئرز کارسپونڈنٹ لیاقت رانا۔ بہت بہت شکریہ لیاقت رانا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تو آج یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، گویا کہ نسلا ٹاور کی آخری جنگ جو ہے وہ بھی ہار گئے اس کے مکین اور ان کے وکیل منیر ملک، اور اب یہ نسلا ٹاور خالی بھی ہوگا اور منہدم بھی ہوگا۔ جی بالکل کامران خان صاحب، نسلا ٹاور کے جو مکینوں کو اور جو بلڈر کو ایک امید تھی وہ سپریم کورٹ کے میں ریویو پٹیشن فائل کرنے کے بعد وہ آج جب ٹی بریک ہوا اس تک تو وہ برقرار تھے، کیونکہ جب چائے کا وقفہ ہوا اور ان کے وکلا باہر نکلے اور جو بلڈرز اور دیگر ان کے جو اتھارٹیز تھے وہ باہر نکلے تو وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آج اتنے غصے میں نظر نہیں آ رہے، بڑے سافٹ ان کا رویہ ہے، لہٰذا ہمیں توقع ہے کہ ہماری جو ریویو پٹیشن ہے اس پر کوئی اچھا فیصلہ آئے گا۔ لیکن جب بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی اور جس طرح عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کمشنر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ 1 ماہ کے اندر نسلا ٹاور کو گرا دیا جائے اور جو رپورٹ ہے وہ تفصیلی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کی جائے۔ عابد زبیری صاحب کا عدالت میں موقف تھا کہ الاٹیز کا کیا قصور ہے، انہوں نے کیا کیا، جس پر عدالت چیف جسٹس پاکستان نے انہیں ہدایت کی کہ وہ تو بلڈر سے رابطہ کریں۔ جب آپ کو ایک آپشن دے دیا ہے کہ آپ بلڈر سے جا کے اپنے پیسے لے لیں تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ نسلا ٹاور غیر قانونی ہے، عدالت اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے جو لیاقت رانا یہ بتائیں کہ پہلے کی طرح آج بھی میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ نسلا ٹاور کی جنہوں نے اپروول دی، جنہوں نے بنانا دیا، بلڈنگ کنٹرول نے اس کی NOC دی، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے؟ وہ کرپٹ مافیا جو شہر میں سینکڑوں نسلا ٹاور بنا چکی ہے، آج بھی ان کے خلاف تو کوئی ابھی فی الحال ایکشن نہیں ہے نا؟ دیکھیں ابھی اس آرڈر میں ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا۔ ریٹن آرڈر آئے گا تو ممکن ہے کہ عدالت عظمیٰ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے۔ لیکن آج کی سماعت میں جب منیر ملک نے یہ بات کہی کہ 1956 میں محمد علی سوسائٹی نے انہیں یہ پرمیشن دی تھی، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ اس وقت کی بات نہ کریں، اس وقت بھی غیر قانونی طور پر یہ زمین آپ کو دی گئی تھی، کیونکہ محمد علی سوسائٹی کو یہ اختیار نہیں تھا۔ سوسائٹی جی سندھی مسلم سوسائٹی کا انہوں نے کہا کہ ان کو اختیار نہیں تھا، لہٰذا جو بھی اب تک کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے، اور جس پر منیر ملک نے کہا کہ 1956 کے اگر صورتحال کو دیکھا جائے گا، اس وقت کی لیز کو دیکھا جائے گا تو سارا کراچی ہی گرانا پڑے گا، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو اس پر کیا تکلیف ہے۔ منیر ملک نے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اور آپ کا گھر بھی اسی شہر میں ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آج تین معاملات رہے سپریم کورٹ کی اس سماعت میں، یہ نالوں پہ تجاوزات کا معاملہ، نسلا ٹاور کا معاملہ، کراچی کے 2 ہاسپٹلز کا معاملہ، لیکن یہ سماعت ابھی چلے گی اور دوسرے معاملات اور انہی سے منسلک دوسری چیزیں کل پرسوں جو سماعت ہوگی اس میں سامنے آئیں گے؟ دیکھیں کامران خان صاحب 3 دن کے لیے چیف جسٹس 3 رکنی بینچ کو ہیڈ کریں گے اور آج سماعت ہوئی ہے، 2 دن کل اور پرسوں بھی انکروچمنٹ اور دیگر معاملات کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کی جائے گی۔ لیکن آج جو کیسز جن کی سماعت ہوئی ہے وہ وائنڈ اپ کر دی گئی، ان کی رپورٹس اگلے سیشن میں چیف جسٹس نے طلب کی ہے۔ کل دیگر مقدمات کی سماعت ہوگی، درخواستوں کی سماعت کی جائے گی، جس میں نعمت اللہ خان اور دیگر کے جو درخواستیں ہیں ان کی بھی کل سماعت ہوگی، اور کچھ کیسز کی کچھ درخواستوں کی سماعت جمعہ کے روز ہوگی۔ جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں ترقی کی، پاکستان میں بہتری کی۔ اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے تو وہ پاکستانی نوجوانوں کی IT کمپنیز ہیں۔ پاکستان کی سٹارٹ اپس اس وقت پوری دنیا میں واحد معاملہ ہے پاکستان کا جہاں پر عالمی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ایک سے ایک ہمارے نوجوان کمپنیز بنا رہے ہیں اور دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوشگوار پہلو ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کی، بہتر معاشی مستقبل کی، پاکستانی نوجوانوں کی بہتر ترقی کی اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی سب سے بڑی اور سب سے روشن مثال پاکستان کا IT سیکٹر ہے۔
जिसे पाकिस्तान के नौजवान चलाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टार्टअप्स कंपनीज की जैसे बाहर आई हुई है। सिर्फ इस साल पाकिस्तान में स्टार्टअप्स में 25 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी लाभ हो चुकी है, जो गुज़िश्ता 5 साल की मजमूई स्टार्टअप सरमायाकारी से भी ज़्यादा है। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को नुमाया गैर मुल्की फंडिंग मौसूल होती है। पिछले साल पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने 77 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हासिल की, जबकि इस साल सिर्फ 8 माह में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी 250 मिलियन डॉलर्स के करीब हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 तक इन स्टार्टअप्स में सरमायाकारी अरबों डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझाएं कि स्टार्टअप वो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जो हमारे नौजवान जो IT लिटरेट होते हैं वो उनको कंसीव करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको लॉन्च करते हैं और उसके बाद उसको दुनिया में सरमायाकारों के सामने रखते हैं, जिसके बाद उन कंपनीज़ में सरमायाकारी होती है, क्योंकि ये वो कंपनीज़ होती हैं जो बैंकों के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इनके पास मॉर्टगेज करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती, एसेट्स नहीं होते, और फिर इन आइडियाज़ की बुनियाद पर ये कंपनीज़ बड़ी हो जाती हैं, जैसे दुनिया में हुआ है। और ये जितनी बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ आप दुनिया में देखती हैं, इनकी इब्तिदा ऐसी हुई है। और यही वजह है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में स्टार्टअप्स, कामयाब स्टार्टअप्स आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का IT सेक्टर का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। फिनटेक स्टार्टअप्स TAG इनोवेशन ने पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए न्यूयॉर्क में मुकीम 2 अमरीकी कंपनियों की मदद से सीड लेवल पर 12 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हासिल की। पिछले महीने लाहौर की एक टेक स्टार्ट एयरलिफ्ट ने अपनी सीरीज़ B की फाइनेंसिंग में 85 मिलियन डॉलर हासिल किए। इसके चंद रोज़ बाद कराची में कायम बाजार नामी ने एक स्टार्टअप ने सीरीज़ A फंडिंग में 30 मिलियन डॉलर हासिल किए। इसके अलावा फिंजा एक नए दौर की डिजिटल कर्ज देने वाली एक फिनटेक कंपनी है। पिछले साल अप्रैल में कोविड-19 के आगाज़ के बाद से फिंजा ने अपने डिजिटल लैंडिंग पोर्टफोलियो की 640% उसको बढ़ाया और छोटे किरानी स्टोर्स के मालिकान को मजमूई तौर पे 2 अरब मालियत की 30,000 से ज़ायद डिजिटल कर्जे दिए। इसी कंपनी ने हालिया दिनों में 10.5 मिलियन डॉलर की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी जमा की। HBL ने हाल ही में फिंजा में सरमायाकारी की है, जो एक बैंक और फिनटेक के माबैन पाकिस्तान में इंडस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शराकत है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एजुकेशन टेक यानी एड टेक के अंदर स्टार्टअप सामने आ रही है और पिछले दिनों हमने देखा कि मकसद के नाम से एक बड़ी उम्दा स्टार्टअप सामने आई है, जो कि बच्चों को तालीम के हवाले से, हमारे नौजवानों को तालीम के हवाले से एक बहुत उम्दा ऐप उसने बनाई है। और इसी तरह से एड टेक में, फिनटेक में और इन्फोटेक में पाकिस्तान की ये बहुत ही शानदार इस वक्त तरक्की हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स अगले 5 साल में 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के साथ होंगे, ताकि उनको वहां से लोग आए। दूसरा ये हम डेफिनेटली ये कर रहे हैं कि हम एक बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड बना रहे हैं, जो एक तो उसका पोर्शन होगा जो इंडस्ट्री की कंसोलिडेशन करेगा, जो जनरल इंडस्ट्री है। दूसरा एक होगा वो वेंचर कैपिटल होगा। और वेंचर कैपिटल जो है इस वक्त जो हमारे जो IT सेक्टर को पैसे नहीं मिलते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो वेंचर कैपिटल फंड से पैसे ले सकेंगे। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बिकॉज क्यों मैं कर रहा हूँ, हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इस दफा इसकी ग्रोथ हुई थी एक्सपोर्ट की 47%। हम ये समझते हैं कि इसको 100% पे ले के जा सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 years और फिर 100% ग्रो करेगा। तो इन 5 years टाइम हमारी जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगी वो अभी जो तकरीबन 2 बिलियन हुई थी वो तकरीबन 50 बिलियन हो सकती है इन नेक्स्ट 5 years। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का हाल, मुस्तकबिल, इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कासिफ शाहिद, CEO हैं फिंजा के, बड़ी कामयाब स्टार्टअप। बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ शाहिद साहब। ये फरमाइएगा कि ओवरऑल अगर आप स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में मैं आपसे पूछूं सिनेरियो, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने पिछले समझे 2021 के अंदर जो हमारी स्टार्टअप सामने आई हैं, ये क्या रिफ्लेक्शन है? कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आया है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, बिकॉज़ पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसके अंदर अब बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ को डिजिटाइज करने की, क्योंकि इस पैंडेमिक ने ये बता दिया है कि अगर आप एक कारोबार हैं तो आपने डिजिटली ऑपरेट करना है ज़िंदा रहने के लिए। आपकी पेमेंट्स, आपकी कलेक्शंस जो हैं वो डिजिटल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एक इंडिविजुअल हैं
تو آپ کو اپنی پیمنٹس اور لین دین کو ڈیجیٹل کرنا پڑے گا. تو جب یہ ڈیمانڈ تیزی سے بزنسز کی طرف سے آ رہی ہے اور انڈیویجولس کی طرف سے آ رہی ہے تو بینکس اور جو باقی ادارے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس وائڈ کو پورا کرنے کے لیے. اور جو برج ہے ان ساری چیزوں میں وہ فن ٹیک ہے بٹوین دا بزنس یوزرز اور انڈیویجولز اور بینکس. تو بڑی تیزی سے اب یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا فن ٹیک، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ٹیک میں بھی کام ہو رہا ہے، دوسرے سٹارٹ اپس میں بھی کام ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. وہ سیناریو کتنا پرومسنگ ہے؟ ایبسلیوٹلی پرومسنگ ہے. دیکھیں نا جی، یہ گلوبل ہیلتھ کرائسس نے فیوچر کو سامنے لے آیا ہے. اس نے آپ سمجھے 5 سے 10 سال کا جو فیوچر تھا وہ سامنے آ گیا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے اب اس کو ری انوینٹ ہونے کی ضرورت پڑے گی. جو کامرس ہے وہ ری انوینٹ ہو رہا ہے، جو ہیلتھ ہے وہ ری انوینٹ ہو رہی ہے، جو اسی طرح فائنینس بھی ری انوینٹ ہو رہا ہے. سو ایوری تھنگ از گیٹنگ ری انوینٹیڈ. اور وہ ری انوینشن ہوگی کہ جو انکمبنٹس جن ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان کو نئی اسٹارٹ اپس کے ساتھ پارٹنر کرنا پڑے گا، اور جو یوزرز اور کسٹمرز نئے بیہیویئرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تیزی ہر طرف آ رہی ہے، صرف فن ٹیک میں نہیں. اچھا، ہماری یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو ایچ آر ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، اس حوالے سے وہ کتنی قابل اطمینان ہے؟ کیا ہم ایکوپڈ ہیں کمپلیٹلی اس لحاظ سے کہ یہ جتنے سیکٹرز ہیں، فن ٹیک ہے، ای کامرس ہے، اس کے علاوہ ایڈ ٹیک ہے اور تمام چیزوں میں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سٹارٹ اپس یہ آ رہی ہیں، تو ہمارے پاس یہ ایچ آر ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ ہم کچھ تو سنتے رہتے ہیں لیکن کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بڑے ملکوں میں سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے. تو جتنے آپ ینگ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی آپ ڈیوائسز آپریٹ کر سکتے ہیں. سو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فنجا جو ہے وہ چھوٹے کاروباروں کے ساتھ کام کرتی ہے، ہزاروں کاروباروں کے ساتھ کام کر رہی ہے بے تحاشا شہروں میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سے 8 مہینے میں جو کریانہ سٹورز ہیں ان کے جو اونرز ہیں ان کی جو ایبلٹی ہے اسمارٹ فونز چلانے کی، اس کے اوپر ایپس کو آپریٹ کرنے کی، اس سے کریڈٹ لینے کی، اس سے سامان آرڈر کرنے کی، وہ ملٹیپل ٹائمز گرو کر گئی ہے. اور وہ گرو اس لیے کی ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے کاروبار چلانے کے لیے جو اصلی ٹولز ہیں اب وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آ رہے ہیں اور کریڈٹ کے تھرو آ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو ٹیچرز کی ایبلٹی ہے اور جو اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی ہے ٹیکنالوجی ابزارب کرنے کی، وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہے. کیونکہ ہم ینگسٹ پاپولیشن ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری بیسک انگلش سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم بڑی تیزی سے ان ساری چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں. سو جو اس کی یوزیج اینگلز ہیں وہ تو بڑے زبردست ہیں. تو ٹیکنالوجی سائڈ پہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکنالوجی سروسز میں کام کر رہے ہیں. جب ان کو ان نئے بزنس ماڈلز میں کام کرنے کا قاسم صاحب کہ یہ جو ایک تو یہ ہو گیا سیکٹر، اس کے علاوہ پھر ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں اب جانتے ہیں کہ ہزاروں ہمارے نوجوان جو ہیں فری لانسرز ہیں جو گلوبل آئی ٹی ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے نا؟ جی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں، یہ جو گلوبل ہیلتھ کرائسس ہے اس نے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ٹیکنالوجی بزنس ماڈلز کو اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرز نے کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی کام آ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر اب اس طرح کے بزنس ماڈلز بن رہے ہیں کہ جن بچوں نے پچھلے دنوں میں فری لانس میں بے تحاشا کام کیا ہے اب وہ سکلڈ ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنے لوکل بزنس ماڈلز میں کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹیمیں بنا رہے ہیں، وہ اپنی کمپنیز شروع کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان اتنے عرصے سے اس طرح کے کام میں آگے جا رہا ہے جس میں باہر سے کام آ رہا ہے اور ہمارے فری لانس لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے. اب وہ نالج اپنے لوکل اپرچونٹیز پہ انویسٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے فنڈنگ آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب قاسم شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے، سی ای او فنجا، پاکستان کی ایک بڑی پرومسنگ آئی ٹی کمپنی. اور ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ماشاءاللہ اب بلوم کر رہی ہیں اور ان کے آگے کا بھی ان کا فیوچر بہت اچھا ہے
اور کئی ایسی کمپنیز ہیں، درجنوں ہماری ایسی کمپنیز ہیں جو پائپ لائن میں ہے اور بہت ہی ریکارڈ سرمایہ کاری، عالمی سرمایہ کاری ان تمام کمپنیز میں آ رہی ہے۔ پاکستان کا مستقبل آئی ٹی سے منسلک ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ہماری معیشت کے بلا شبہ اس وقت تقریباً تمام اعشاریے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن کی گواہی دے رہے ہیں۔ معیشت کو درپیش چیلنجز حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الارمنگ شکل اختیار کر رہے ہیں۔ 4 ماہ میں روپے کی قدر تقریباً 11% گر چکی ہے۔ $4.5 ارب کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں $12 ارب کی امپورٹس کی وجہ سے صرف 2 ماہ میں $7.5 ارب کا ریکارڈ تجارتی خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ہے۔ افغان صورتحال بھی معاشی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے قبضے سے قبل روزانہ کم از کم $5 ملین پاکستان آتے تھے، مگر اب اتنے ہی ڈالر افغانستان جا رہے ہیں۔ کل ہمیں انٹرویو میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ کو عارضی قرار دیا تھا۔ یہ دونوں سائڈ پہ فلکچویٹ کر رہا ہے۔ 2 دفعہ یہ 152 تک گیا، پھر واپس 167 پہ آیا۔ تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی وقتی طور پہ افغانستان کے ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے، اور اس نے بھی تھوڑا سا پریشر کریٹ کیا ہوا۔ تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی اتنی زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں مارکیٹ فورسز جیسے آپ کی یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی ان ٹرمز آف افغانستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی دباؤ کے پس منظر میں بالآخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں شرح سود میں اضافے کا فیصلہ کیا۔ مختصر شرح سود 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ناکافی ہے، کیونکہ مارکیٹ اور پھر خود پاکستانی سیکیورٹیز میں جو شرح سود میں اضافہ ہوا ہے وہ 50 بیسس پوائنٹس کے قریب نظر آتا ہے۔ گویا کہ یہ صورتحال بھی اتنی تسلی بخش نہیں ہے جیسی کہ ہوا کرتی تھی۔ اسی پس منظر میں پاکستانی معاشی چیلنجز کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سہما ہوا نظر آ رہا ہے۔ مارکیٹ کا انڈیکس مسلسل ہچکو لے کھا رہا ہے۔ آج دوپہر 1 بجے انڈیکس میں 1210 پوائنٹس کی کمی سے لے کر تقریباً 2.7% تک گراوٹ آ چکی تھی، تاہم شیئرز کی قیمتوں میں استحکام قدرے آیا اور مارکیٹ 411 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 45,597 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ کل اور آج انڈیکس میں 950 پوائنٹس کی کمی آئی ہے اور 2 دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج 2% گری ہے۔ اس پوری صورتحال میں یہ بات اہم ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے، یعنی کہ جب سے افغانستان کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، پاکستان کی امپورٹس اور ڈالرز کی مانگ بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں جیسا کہ ہم نے بھی بتایا اضافہ کرنا پڑا ہے، اور اسی اضافے کے بعد آج مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے اور مسلسل گراوٹ ہے۔ کل تو انڈیکس میں 519 پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی، آج 411 پوائنٹ گری ہے۔ 1 ماہ قبل 23 اگست کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 48,112 پوائنٹ پر تھا اور آج 45,597 پوائنٹ پر آیا۔ گویا 1 ماہ میں تقریباً 2515 پوائنٹس کی کمی سے مارکیٹ تقریباً 5.5% گر چکی ہے۔ 2 ہفتے قبل MSCI انڈیکس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریٹنگ کو بھی ایمرجنگ مارکیٹ سے کم کر کے فرنٹیئر مارکیٹس میں اور اس کے انڈیکس میں شامل کر دیا تھا۔ معاشی چیلنجز اور اس کا ریفلیکشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اور ان سیریس مارکیٹ چیلنجز پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے سلسلے میں دعوت دی ہے جناب کامران ناصر کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ یہ ہم مارکیٹ میں پریشر دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ جو عوامل میں نے ذکر کیا ہے یہی وجہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ وجہ کیا ہے جو کہ جس پہ یہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ نروس نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، اور بڑا اچھا آپ نے انالیسس کیا اور اس نے سم اپ کیا جو اس وقت پرابلمز پاکستان فیس کر رہا ہے۔ میں اس میں صرف ایک چیز کو ایڈ کروں سر کہ سب سے امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اگر آپ 2017 بھی یاد کریں جب مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی پہ گئی تھی، وہاں سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2 ارب سے بڑھنا شروع ہوا تھا اور آگے جو وہ چلتا گیا اس طریقے سے مارکیٹ نے ریٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پریشر بلڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کل کو انفلیشن بھی بڑھے گی، کل کو روپی پہ بھی پریشر آئے گا، تو وہاں پہ جا کے انویسٹر کوشش ہو جاتے ہیں۔ اور آیا بالکل یہ نظر بھی آیا، انفلیشن بھی آئی اور روپی پہ پریشر بھی آیا۔ یہی ہوا۔ اب آپ سر اس کو ریوائنڈ کر کے چلے جائیں سن 2020 کے اندر جب کووڈ آیا،
जिस टाइम पे कोविड ने पाकिस्तान को हिट किया, पूरी दुनिया को किया, सो सारी ग्लोबल इकोनॉमीज उस वक्त इकोनॉमी को मॉनेटरी टाइटनिंग की बजाय मॉनेटरी ईजिंग की तरफ चली गई, और उस ईजिंग के अंदर पैकेजेस भी दिए गए, पाकिस्तान ने भी दिया, पाकिस्तान ने टर्फ दिया, पाकिस्तान ने एक मौशी पैकेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया, प्लस आप देखें कि उस वक्त 13.25% इंटरेस्ट रेट था जिसको गिरा के 7% किया गया। उस वक्त ख्याल ये था कि माशी तरक्की इतनी तेज़ी से नहीं होगी, लेकिन तमाम हमारे जो अंदाजे थे उससे बेहतर कोविड पे गवर्नमेंट ने काबू पाया, और जो भी उसके मुहर्रकात थे, इनके इकदाम बेहतर थे, उसके नतीजे में आपने देखा कि इकॉनमी ने ग्रो बहुत तेज़ी से किया। अब हो क्या रहा है, अब इंटरनेशनली भी आप देखें सो सारे के सारे जो ममालिक हैं वो कर ये रहे हैं कि 100% इकॉनमीज़ को ओपन अप करने जा रहे हैं। डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट डेल्टा वेरिएंट, सबका ये ख्याल है कि माशी आज़ादी देना बेइंतहा ज़रूरी है और हमें सीखना पड़ेगा इसके साथ रहना। सो ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ बातें होना शुरू हो गई हैं। और हालिया एक ये फैक्टर जो कि इन तमाम फैक्टर्स की एक क्या वजह हो सकती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स की प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट कर गई हैं, फ्रेट चार्जेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, शिपिंग चार्जेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी किसी ने इतना नहीं सोचा था कि इस लेवल की ये हमें कीमतों में इजाफा होगा ग्लोबली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लेकर तमाम प्रोडक्ट्स, फ्रेट, ये तमाम चीज़ें। उसने कितना इम्पेक्ट किया हमारी इस करंट अकाउंट डेफिसिट को और हमारे इस वक्त के जो ट्रिबुलेशंस हैं उनको? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और मैं आगे इसकी तमहीद वही बांधने लगा था। अगर आप देखें तो कोल की प्राइसेस पिछले 12 महीनों में 160% से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। उसके अलावा ऑयल से लेके जितनी भी कमोडिटीज़ हैं ऑन एवरेज 60% का इंक्रीज़ आया। कोल और ये वो आप सारा मिला लीजिए। अब आप पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, और ख़ास तौर पे जब ये बजट दिया गया था इसको प्रो ग्रोथ रखा गया था। प्रो ग्रोथ का मतलब ये था कि इन्होंने इंपोर्ट साइड को थोड़ा सा रिलैक्स किया था। अगर आप इंपोर्ट बिल में भी देखेंगे तो फूड आइटम्स में एक बेपनाह इजाफा है, ऑटोमोबाइल इंपोर्ट बहुत तेज़ी से हो रही है, टर्फ के अंदर मशीनरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई, जिसका इम्पैक्ट अब आप देख रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट नंबर जो बड़ा हो रहा है तो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि शायद ये इतना लास्टिंग नहीं होगा, 2-3 महीने में ये भी टेपर ऑफ कर जाएगा, क्योंकि हमने एक फैसिलिटी दी थी, उसमें मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हुई। सो इंटरनेशनली भी और लोकली भी आप इसको कह सकते हैं कि सुपर कमोडिटी साइकिल जो है वो आ चुका है, और उसके आने से सर्टनली जो पैसा मूव करता है वो इक्विटी से निकलता है, और इंटरनेशनली भी देखेंगे तो वो बॉन्ड्स में जाता है, बॉन्ड्स की वहाँ पे यील्ड जो है वो स्पाइक करना शुरू हो गई हैं, और उसके अलावा ये जो पैसा है ये राउट हो जाता है कमोडिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के अंदर। सो इन सारी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो एक सूरत हाल ऐसी बनती है कि जिसमें लोग, आपको पता है कि लोगों का सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा चल रहा होता है, जो न्यूज़ फ्लो करती है वो रिएक्शनरी ज़्यादा होते हैं। इसमें एक आई वुड से लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि इस वक्त अपेरेंटली ये लग रहा है कि कुछ रेकलेस स्पेंडिंग हम कर रहे हैं, और शायद हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट होना चाहिए, हम नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल हमने फैसला किया कि लेट्स गो टू द IMF और अपना प्रोग्राम को दोबारा शुरू करें, जिसका मतलब ये है कि हम एक फिस्कल डिसिप्लिन देखने जाएंगे, और उसके अलावा जो इसमें मज़ीद डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो हम देखेंगे, जिससे शायद इस सिचुएशन को बेहतर बनाने में मदद मिले, और वो जब हो जाएगा तो क्या वो मार्केट की, आपकी मार्केट को स्टेबलाइज करने में माविन साबित होगा? बिल्कुल माविन साबित होगा। देखें, छठा IMF की जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट आनी है और उसका जो रिव्यू चलेगा 29 तारीख से, उसमें पाकिस्तान जा रहा है। और मेरे ख्याल में कल जो आपने प्रोग्राम किया था विद शौकत तरीन साहब, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी 1-2 बातें कही थी। नंबर 1, उन्होंने हाईलाइट किया था कि हम इंपोर्ट साइड को अब कॉशन से देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जहाँ पे कहीं रिलैक्सेशंस दी गई थी वो उसको वापस कंट्रोल करके इस जगह पे ले आएंगे कि उसको सस्टेन किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल में IMF में जाने से पहले अगर आपने 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा, मेरा ख्याल है कि बड़ा कैलकुलेटेड इजाफा था। मार्केट में बॉन्ड की यील्ड जो थी वो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का इंदिया दे रही थी। सो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से पॉजिटिव है कि बहुत ही ग्रेजुअल, हर चीज़ को बहुत तहम्मुल से देखते हुए ये चल रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट नॉर्मली जब कंट्रोल से बाहर होता था इंटरेस्ट रेट तब इंक्रीज़ किए जाते थे। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो ही कंट्रोल से बाहर होने लगा तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट पे मेजर अपना ले लिया। सो ये एक खुशाइन बात है। एक ये व्यू भी आ रहा है कि ये तमाम चीज़ें पहले तो गवर्नमेंट्स जो थी वो जाने देती थी, वो स्लिपेजेस जारी रहते थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का दौर हो, और जब ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये होता है। लेकिन इस दफ़ा ये कि जैसे US को अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, और मैं बड़ा खुश था वो इंटरव्यू सुन के कि गवर्नमेंट
इस वक्त उस चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली देख रही है अभी से। नॉर्मली जो हमने पीछे पास में अभी तक देखा है कि जब भी कोई चीज़ हो जाती थी तो रिएक्शन में मेजर जब लिया जाता था वो बहुत देर हो जाती थी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता था। सेकेंडली मेरा ख्याल है कि कामरान साहब आप वैसे देखें मार्केट्स में, सो पाकिस्तान आज भी इंतहाई सस्ती मार्केट है अगर आप रीजन में कंपेयर करें। सो वो एक नेचुरल शिफ्ट पाकिस्तान के पास रहेगी। और जैसे आपने जिक्र किया था शुरू में कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया गया इमर्जिंग मार्केट से टू फ्रंटियर मार्केट्स, हालांकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में शायद ये इतनी अच्छी बात ना होती, लेकिन क्योंकि मार्केट का हमारा साइज़ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर गया हुआ है तो फ्रंटियर मार्केट में जाने से हम डॉलर इनफ्लो एक्सपेक्ट करते हैं। ये बताइए कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत मार्केट करते रहे हैं, आप सब कहते हैं, अभी आपने भी कहा कि बेस्ट वैल्यूएशन है, बेस्ट मार्केट है, बेस्ट इसमें पोटेंशियल है, मगर उसके बावजूद इन्वेस्टर क्यों नहीं आता है? क्या क्या वजह है? फॉरेन इन्वेस्टर पहले तो हम ये समझते थे कि शायद उसको बाहर इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो पाकिस्तान इतना अट्रैक्टिव नहीं, फिर भी इतनी अट्रैक्शन के बावजूद ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट वाइप आउट क्यों हो चुका है फॉरेन इन्वेस्टर? देखिए, उसकी होने की वजह कुछ हमारे ऐसे इकदाम थे जो हमने पीछे लिए। रेगुलेटरी साइड के ऊपर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली हमने उस रफ्तार से नहीं की। पिछले 2 साल मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिवली और प्रोएक्टिवली इन्होंने काम किया, जिसकी एक मिसाल रोशन डिजिटल अकाउंट थी, जिसका पोटेंशियल जितना अभी आपने उसमें सरमाया आते देखा है, ये इसको आप 10-15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आने वाले दिनों में ये यहाँ खड़ा हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी जितनी भी पोस्चरिंग है और जितना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है और जो इदारे इसमें शामिल हैं जैसे स्टेट बैंक हो गया और SCCP हो गया, अगर ये इसमें और मुतारिक होंगे और कमर्शियल बैंक्स मुतारिक होंगे, ब्रोकरेज फ्रेटर्निटी मुतारिक होगी, तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा आप अपने पास ला सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो थी वो सिक्योरिटी कंसर्न था। मेरा ये ख्याल है कि आज हम जियो पॉलिटिक्स को और ये जियो इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स हो गए। सो आज सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स या लोकल इकॉनमी का ताल्लुक नहीं, जियो पॉलिटिक्स भी प्ले कर गई है। अफगानिस्तान का जो ये इशू था जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए मैं सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये देखता हूँ कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न तो सिक्योरिटी का चैलेंज था। वो वेस्टर्न फ्लैंक आपका कवर हुआ है, वो कवर हुआ है। अगर वो कवर हुआ है उसके साथ अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल भी सामने आती है, मेरे ख्याल में वो शॉर्ट लिव्ड होगी, शॉर्ट टर्म होगी और हमारा जो फैसला है इसके ऊपर अगर हम उस पर डटे रहें और कायम रहें तो कम से कम पाकिस्तान उस सिक्योरिटी सिचुएशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस में अरेस्ट होता। मुझे नज़र आता है कि वो बहुत थोड़ी सी उधर स्टेबिलिटी है, हम IMF पे चले जाएं तो ये कोई अट्रैक्शन होगी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए? बिल्कुल होगी जी। जब आप IMF के प्रोग्राम में रहते हैं और उसके चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो आपको मल्टीलैटरल एजेंसीज पैसे देती हैं और आपका जो कल को चैलेंज है कि आपने पैसे वापस भी करने हैं अगले साल में, अगले 12 महीने में तकरीबन $18.5 अरब की आपकी रीपेमेंट्स हैं इंटरेस्ट समेत, वो सारी की सारी आपको जो है यूरो बॉन्ड इशू करने से मल्टीलैटरल एजेंसी से वो पैसा मुल्क में आता है। सो वो पैसा आने में सबसे ज़्यादा मुअव्विन जो चीज़ साबित होती है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर ये देखता है कि क्या पाकिस्तान IMF की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, क्या उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर वो हो रहा हो तो फिर आपकी सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होती है, जिसमें शायद गवर्नमेंट पहले 1 साल में इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए वो बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कामरान नासिर हमारे साथ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जिसका भी जिक्र रहा, तिजारती खसारा और पाकिस्तान में शुत्र बेमहार इम्पोर्ट्स। इन शुत्र बेमहार इम्पोर्ट जो कि उसमें बहुत सारी अननेसेसरी इम्पोर्ट थी। कल शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमसे कोताही हुई है, उस कोताही का नुकसान और उसका साइज़ हम नापेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल हम मईशत को दरपेश चैलेंजेस जो कि अलार्मिंग सूरत हाल भी इख्तियार करते नज़र आए हैं उस पर तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें बहुत अहम पहलू रहा है बेकाबू इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में सिर्फ निस्बतन मामूली सा इजाफा। ये डिस्पैरिटी किसी भी मईशत पर हथौड़े बरसाती है और यकीनन पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। इम्पोर्ट्स हमने देखा है कि शुत्र बेमहार की तरह से बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स में बहुत ही मामूली सा इजाफा हो रहा है। तिजारती खसारे ने मईशत की चूल्हे हिला दी हैं। सितम बालाए सितम यह है कि हम पाकिस्तानियों ने गैर ज़रूरी दरामदी अशिया, लग्जरी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हुए अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। इस माली साल के पहले 2 महीनों में 12 अरब 6 करोड़ डॉलर्स की इम्पोर्ट्स हुई, जबकि 4 अरब 57 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट, यानी 2 महीनों में 7 अरब 49 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा। इम्पोर्ट बिल में इजाफे की एक बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत, कोरोना वैक्सीन, सनती मशीनरी, गंदम, कपास और चीनी की दरामद है, मगर आलमी मंडी में खाम तेल और LNG की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से एनर्जी इम्पोर्ट बिल में भी 103% इजाफा हुआ है और 3 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट करनी पड़ी है। मगर तशवीश की बात यह है कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद जुलाई और अगस्त में गंदम और चीनी समेत
फूड इंपोर्ट्स में 50% से $1.5 अरब यानी कि 250 अरब रुपए की हमने फूड इंपोर्ट्स की हैं। हैरानकुन बात है कि इस माली साल जुलाई और अगस्त में 9,200 से ज़ायद लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना यानी 300% ज़्यादा हैं। बहरहाल वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस कोताही को कंट्रोल करने के लिए पुरज़म हैं, मानते हैं कि हुकूमत से कोताही हुई है। अभी तो आपका जो है ज़ाहिर है आपकी रेमिटेंसेस वगैरह जो हैं वो आपको बचा रही हैं, और आपका जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन अभी मेरे ख्याल में होगा कोई 9% होगा ऑफ GDP, और आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो 20% से ऊपर हैं ऑफ GDP। तो वो एक इम्बैलेंस है। तो मेरे ख्याल में हुआ थोड़ी हमने एक हमारे से कोताही हुई, लेकिन अब हम उसको कंट्रोल कर देंगे। हमने आज बैठ के डिसीजंस लिए जो पता चल जाएगा मार्केट को कि हमारी जो मेजर बड़ी बड़ी इंपोर्ट्स हैं और जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, जो एक किस्म से नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, उसको हमने थोड़ा सा के ऊपर ड्यूटीज ज़्यादा कर देंगे, ताकि जो डिमांड है उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये मैनेज हो जाएगा, मुझे इसमें ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है। इस साल बजट में हुकूमत ने मकामी तैयारशुदा गाड़ियों पर टैक्सेस में कमी करके मुतवस्सित तबके के लिए ज़ाती गाड़ी खरीदना आसान बनाने की कोशिश की थी। माली साल के पहले 2 माह में गाड़ियों की सेल्स में 87% इजाफा हुआ। आज आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च में कहा गया कि सिर्फ पिछले महीने बैंकों से 326 अरब रुपए गाड़ियों की फाइनेंसिंग हुई है। इस वक्त मुल्क की शाहराहों पर जापानी, चाइनीज़, कोरियन, मलेशियन, पाकिस्तानी कंपनीज़ की गाड़ियों के नए ब्रांड्स, नए मॉडल रवा दवा हैं, लेकिन इन गाड़ियों के पार्ट्स और खाम माल भी इंपोर्ट किए जाते हैं। 4 माह कबल PTA ने 19 मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को लाइसेंस जारी किए थे। इस माली साल के 2 महीनों में मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट में तकरीबन 7% कमी भी आई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने जुलाई और अगस्त में 34 करोड़ 70 लाख डॉलर यानी 55 अरब रुपए की मशीनरी और हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी मसनूआत इंपोर्ट की हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होंगी। यानी मोबाइल फ़ोन समेत पाकिस्तान में सम्मिल तो हो रहे हैं, मगर पूरी टेक्नोलॉजी, खाम माल, हर चीज़ बाहर से ही आ रही है। बहरहाल ये हौसला अफजा बात है कि जुलाई और अगस्त में पिछले माली साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ। पिछले 2 माह में रिकॉर्ड 5.36 अरब डॉलर की तरसीलातें यानी कि रेमिटेंसेस भी मौसूल हुई हैं, लेकिन ये जो छप्पर फाड़ हमारा तिजारती खसारा है, इसकी वजह से 2 महीनों में 2 अरब 29 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हो चुका है। पिछले साल इस अरसे में 83 करोड़ डॉलर का सरप्लस था। इस चैलेंज का बहुत ही अहम चैलेंज है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब नजम अली को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेक्स्ट कैपिटल का, माशी कारोबारी उमूर के बहुत ही मुस्तनद माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब। अलार्मिंग है ये सिचुएशन, सारी जितना भी रिफ्लेक्शन हम मार्केट में ओवरऑल देख रहे हैं कि जी डेफिसिट हो गया है, जाहिर है कि जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे ज़बरदस्त प्रेशर आया है, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अपेरेंटली तो अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। नहीं, मैं अलार्मिंग तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ये एक ख़तरे की घंटी है इन ए सेंस कि अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मुझे ऐसा नहीं लगा इस इंपोर्ट्स को देखते हुए कि ये मैनेज ना हो सके, जैसे शौकत साहब ने अभी बात की कि ये मैनेज हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर इशू इंपोर्ट्स में आ गया है वो ये है कि ये प्राइस इलास्टिसिटी इनकी कम है। यानी अगर आप एक्सचेंज रेट आप अगर अपना रुपये डिवैल्यू कर भी दें और एक्सचेंज रेट आपका बढ़ भी जाए तो ये कम नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये कम नहीं होगी, क्योंकि हमारी नेचर ऑफ वो आप ये कह रहे हैं कि इन पर ड्यूटी टैक्सेस बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना कि ज़रूरत है जितनी, क्योंकि इनके जो ख़रीदार हैं वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। हमारी नेचर ऑफ इंपोर्ट्स खासी इलिटिस्ट हैं। आज गाड़ी अगर वो 1 करोड़ की लोग ख़रीदते थे तो 1.5 करोड़ की भी ख़रीद रहे हैं, 2 की भी ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट को देखना पड़े कि जो भी जनरल एग्रीमेंट है ट्रेड पे, उसमें कोई अगर कोई शेक ऐसी है जिसके लिहाज से कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाए, रुक रहा है तो बंद करना पड़ेगा, वरना ये शायद सिर्फ प्राइस से कंट्रोल ना हो। अच्छा, तो अब इस सूरत हाल में फ़िलहाल हम ज़ाहिर है कि दुनिया का हिस्सा हैं, WTO है, तमाम मामलात हैं, हम यही कर सकते हैं ड्यूटी टैक्सेस बढ़ाएं, और लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को, इस डेफिसिट को तो हमें काबू में लाना ही होगा ना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी वो तो बिल्कुल है, वरना तो बहुत करंट अकाउंट पे अगर नर्वसनेस रही तो पूरी मार्केट्स के लिए, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे रुपये के लिए भी कोई बड़ी बुरी खबर होगी। लेकिन ये कोई मैं अभी समझता हूँ कि 2017-18 वाली सूरत हाल बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि उस वक्त जो इम्बैलेंस था
उस वक्त ना हमारे पास रिजर्व्स उतने थे मैनेज करने के लिए, ना उस वक्त हमारी जो करेंसी इतनी एडजस्ट हुई थी जितनी आज हुई है। सो बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन ठीक है, एक गवर्नमेंट को एक तरह का झटका ये लगा है, तो ये इससे इनको अब वो इक़दामात कर लेने चाहिए। अच्छा, बेस्ट तो यही होता है कि जाहिर है कि इंपोर्ट्स को आप, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हो, आप उससे बैलेंस करें तो वो बेहतर होता है। हमारे पास तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई हैं, आरडीए में भी पैसे आए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, लेकिन ये इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाने का जितना पोटेंशियल है वो तो यही है। देखिए, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दो डायलेमा एग्जिस्ट करते हैं जो करंट सूरत हाल है। इंपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी टैक्स कलेक्शन भी कम होती है, जो कि पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छी रही है, तो वो है। दूसरा, ये इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर है एक ग्रोथ भी चाहिए, ना सिर्फ इलेक्शन के लिए चाहिए, वैसे भी ग्रोथ चाहिए। जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 साल में, तो अगर वो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इंपोर्ट्स, ज़ाहिर है ये इंपोर्ट्स जो हैं इसमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स में भी यूज़ होती हैं, उसके अलावा आपकी एक जो डिमांड है मार्केट के अंदर उसको भी एड्रेस करती हैं। तो गवर्नमेंट बड़े इस वक्त एक मुश्किल मरहले में होगी कि किस चीज़ को, या तो एक बिल्कुल बैलेंस व्यू ले, जो कि मुझे लगता है इनको लेना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं है ना, अब तो जा रहे हैं आईएमएफ के पास, वहाँ पर जाके ये अपने नंबर्स देने हैं, ये करंट अकाउंट की सिचुएशन देनी है, तो फिर ये डिसिप्लिन और इसको काबू में लाने का आईएमएफ का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि बहरहाल अब हम इस बड़ी दगरगू कैफियत के साथ आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। देखिए, जो हमारा एक्सचेंज रेट है आईएमएफ के हिसाब से मैं समझता हूँ वो तो फेयरली प्राइस्ड है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। आई थिंक लोग नर्वस ज़्यादा हो गए, वो ठीक है। इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट बनती नहीं थी, बट स्टेट सेंट्रल बैंक ने बहुत अच्छा किया कि इंडिकेट कर दिया कि हम आगे चल के बढ़ा सकते हैं इसको, और हम सिर्फ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे एक्सचेंज रेट को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट को भी एडजस्ट करेंगे। दैट वाज अ वेरी गुड सिग्नल और बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। अगर उसको लोग गौर से पढ़ें तो उससे एक रीअश्योरेंस आती है कि मार्केट में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, बट कोई अभी भी हम अपनी अकोमोडेटिव पॉलिसी जारी रखेंगे। ये जो इंपोर्ट्स का इशू आया है मेरा ख्याल है ये एड्रेस हो जाएगा, और ये इतनी अलार्मिंग जैसे कि शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि मैं इतनी कोई परेशान होने की बात नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखें ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि ये तमाम चैलेंजेस तो हैं और उसके साथ हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, मगर इस हुकूमत की बड़ी एक मुकाबला कम वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त है। अगले 1.5 साल में हम इलेक्शन के करीब होंगे, और इस सब के बावजूद वैसी ग्रोथ दिखाना जो लोगों में एक एक्साइटमेंट हो, जो वाइब्रेंसी नज़र आए इकॉनमी में, सारी चीज़ें, ये बड़ा अपहिल टास्क होगा। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को गलती नहीं रिपीट करनी चाहिए कि आखिरी 2 साल में कोई इस तरह की स्लिपेजेस हो जाएं जिससे कि इकॉनमी बिल्कुल ही एक ग्रोथ दिखाने के चक्कर में या इन्फ्लेशन को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के चक्कर में, जैसे प्राइस एडजस्टमेंट्स वगैरह, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जो एक कॉशनरी अप्रोच है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक ने ली हुई है उस पे चलें। पॉलिटिकली भी मैं समझता हूँ इनको सूट करता है ये। अगर किसी लोगों का गलत ख्याल है कि अगर हमने स्पेंडिंग बढ़ा ली तो शायद वाह वाह हो जाए, गवर्नमेंट मुश्किल में आ सकती है अगर ये स्लिपेजेस हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नजम अली हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं एक और बहुत ही संगीन माशी चैलेंज, वो है गर्दिशी कर्जे। यकीनन पीटीआई की इस हुकूमत में 3 साल में इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। 2.5 खरब के करीब हमारे गर्दिशी कर्जे हो गए हैं, और ये वो शोबा है जो मईशत के लिए एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, मगर इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। इस मौजू पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इन माशी चैलेंजेस का जो दबाव है वो मुल्क की माशी तरक्की में, कारोबारी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल हुकूमत का ये फ़ैसला कि वो IMF में जाएगी और IMF के साथ अब एक प्रोग्राम को दोबारा बहाल करेगी, यकीनन ये पाकिस्तान में फ़िस्कल डिसिप्लिन के लिए एक बहुत उम्दा कदम होगा, और शायद इससे बेहतरी के आसार आना शुरू हो जाएँ। जो माशी चैलेंजेस इस वक्त PTI हुकूमत को दरपेश हैं, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर से बड़ा कोई चैलेंज नहीं है जो कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश है, और उसमें भी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सबसे ख़राब रही है। PTI के 3 साल दौरे हुकूमत में 2280 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे इस एनर्जी सेक्टर में बड़े हैं और किसी नासूर से कम नहीं। जुलाई 2018 से जुलाई 2021 तक गर्दिशी कर्जों में
106% इजाफा हुआ, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से गर्दिशी कर्जों को नकील डालने और बिजली गैस सेक्टर में बेहतरी के दावे सामने आ रहे हैं। पावर डिवीजन कहती है कि पिछले माली साल सर्कुलर डेट में 170 अरब रुपए इजाफा हुआ, जबकि माली साल 2019 में गर्दिशी कर्जे 541 अरब रुपए थे। इस तरह गर्दिशी कर्जों में सालाना इजाफे में 364 अरब रुपए कमी आई है। ये कारकर्दगी दिखा रही है पावर डिवीजन। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कल हमें प्रोग्राम में इस इंटरव्यू में, जो कि कल हमारे यहाँ उनका हुआ था, गर्दिशी कर्जों पावर सेक्टर के खसारे, अब उनका कहना था कि अब 550 अरब से सालाना कम होकर 125 अरब रुपए रह जाएंगे। अब जो पावर साइड पे उसके भी जो नए मैंने नंबर्स वगैरह देख रहा हूँ तो उसमें बिल्कुल रिडक्शन आई है फ्लोज की। इस वक्त जो फ्लोज हैं वो बहुत स्लो हो गई हैं। कुछ पिछले 2 साल पहले जो 550 अरब रुपए की फ्लो थी इनटू द सर्कुलर डेट, वो अब कम होके 100 और कुछ रह गई है, 125 के करीब, और हम कोशिश करेंगे इस साल में कि उसको भी हम कम कर दें। तो ये काफी इंप्रूवमेंट हुई है। लॉन्ग टर्म जो इसका सोल्यूशन वो यही है कि हम इनएफिशिएंट ये जो डिस्कोज हैं इनको प्राइवेटाइज करें, इनको प्राइवेट सेक्टर में दें, ताकि इनमें एफिशिएंसीज जो हैं वो बेहतर हो। आपने देखा कि कराची इलेक्ट्रिक जो कि 40% जिनके लाइन लॉसेज होते थे वो अब कम होकर मेरे ख्याल में 20-22 पे आ गए हैं, और कराची इलेक्ट्रिक जो है वो 12 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाती। तो ये है प्राइवेट सेक्टर का कमाल। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर और गर्दिशी कर्जों का बहरहाल सबसे बड़ा सुतून है वो कैपेसिटी पेमेंट्स जो बिजली के कारखानों में हुकूमत पाकिस्तान को करनी पड़ती है। ये कारखाने सीपैक के तहत भी बने हैं और इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को वो तमाम बिजली जो वो ख़रीदे या ना ख़रीदे, उसकी ज़रूरत हो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करती है मगर उसकी अदायगी करनी पड़ती है, जो सालाना 900 अरब रुपए तक पहुँच रही है। ये है पूरे मसाइल का सबसे बड़ा कैंसर। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने जो बिजली के शोबों से मुंसलिक जो एफिशिएंसीज़ हैं उसमें भी कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखाई है। चोरियाँ उसी अंदाज से हो रही हैं, हल्की फुल्की कोई कमी आती है बिजली की चोरी की। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो अभी भी बहुत ही ऊंची सतह पर हैं और उसमें भी बेहतरी नहीं आई है। जो रिसीवेबल्स हैं यानी कि बिल इश्यूज़ होते हैं बिजली के और उनकी अदायगी नहीं होती, वो भी एक अभी संगीन बहरान है। दरअसल माजी में इंतहाई महंगे बिजली माहिदों की वजह से पाकिस्तान में बिजली पैदावारी लागत खित्ते में 25% ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो खित्ते में जो है उससे तकरीबन 25% ज़्यादा है। बिजली घरों को डॉलर इंडेक्स में मुनाफे से सालाना कैपेसिटी पेमेंट 145 अरब रुपए, अब तक 1045 अरब रुपए हो चुकी है, जिनमें 900 अरब रुपए से ज़ायद रकम हुकूमती सीपैक बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट में शामिल करती है। कल हमें इसी इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारे की पेशरफ से आगाह किया और मुस्तकबिल का एक मैप दिया कि वे फॉरवर्ड क्या है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब आपने एक्सेस जो है वो प्रोडक्शन क्रिएट कर दी और उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स ही जो है पिछले साल जो है 900 अरब रुपए पे पहुंच गई। 900 अरब रुपए अपनी जेब से आप दे रहे हैं, बिजली खर्च नहीं हो रही, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। 900 अरब रुपए की हम बिजली की कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। ये ताल्लुक़ है उन बिजली के मंसूबों का जो कि ज़ाहिर है कि सीपैक के थ्रू हमें मिले हैं और आगे और कैपेसिटी है पाइपलाइन में वो आनी है। हमारी तो सकत नहीं है ये पेमेंट्स करने की सारी, और फिर इस हवाले से चीन में भी जो है वो बेचैनी का इजहार हो रहा है। ये किस तरह से रिजॉल्व होगा? चीन के साथ ज़ाहिर है हमारा कई ओवरड्यूज हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह हम बैठ के उनके जो ओवरड्यूज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें वो इन्वेस्ट कर सकें हमारी ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं करते तो हमारे लाइन लॉसेस कम नहीं होंगे। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ स्किनिंग द कैट, लेकिन ये बड़ा मसला है, ये इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। बातचीत के बगैर तो ये मसला हल नहीं होगा और हमें इस सिलसिले में बहरहाल ये चीन से ही बात होगी ना, इस हवाले से वो हो रही है वो एज वी स्पीक हो रही है। ये बात भी अहम है कि गर्दिशी कर्जों का 36% हिस्सा डिस्कोज और जेनकोज के लाइन लॉसेज अदम वसूलियाँ हैं। बिजली सरकारी तकसीमकार कंपनियों औसतन लाइन लॉसेज 26% पे खड़ी हैं, जिनमें पेशावर की पेस्को और सखर की सेस्को 37% तक लाइन लॉसेज दिखा रही हैं। बहरहाल पिछले 3 साल के दौरान एनर्जी सेक्टर में कोई बड़ी खुशगवार, बड़ी बेहतर, कोई बहुत ही काबिल ज़िक्र तब्दीली आई हो या ना आई हो, मगर इस सेक्टर के जो माहिरीन, जो इसके मुशीरान थे, वो हर कुछ दिन बाद फारिग हुए हैं। 3 साल में 3 बड़े मावनीन फारिग हो चुके हैं, नदीम बाबर, शहजाद कासिम और कल ताबिश गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कोई अच्छी कमेंट्री नहीं है इस मिनिस्ट्री की कारकर्दगी के हवाले से, इस सेक्टर की कारकर्दगी के हवाले से जो बहरान का एक पहाड़ बन चुकी है।
اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی سیکٹر کے بہت ہی انڈیپینڈنٹ ماہر ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ کے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. 3 سال کی اگر حکومت کی کارکردگی ہم دیکھیں تو اس میں نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ، یہ بڑی ایک ڈسمل سی تصویر نظر آتی ہے اوور آل، کیونکہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے اور آج تک کی اگر ہم مجموعی صورتحال دیکھیں تو یہ بحران اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے کہ جب یہ جہاں پر یہ 2018 میں کھڑا تھا. دیکھیں ایسے ہی ہے، چونکہ 2018 میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا تو وہاں سے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی، ہمارے سارے معاہدے جو ہیں وہ ڈالر میں تھے. تو پہلے تو یہ، پھر دوسرا جیسے جیسے نئے پاور پلانٹس ایڈ ہوتے گئے تو جیسے آپ نے کہا کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے، یہ ابھی 900 یا 1000 بلین کے لگ بھگ ہے، یہ اگلے سال 1450 بلین ہو جائے گی اور یہ 2000 بلین کراس کر جائے گی 3-4 سال میں. تو ظاہر ہے وہ آپ ایک ٹارگٹ رکھتے تھے، وہ گول پوسٹ پھر اگلے سال چونکہ کیپیسٹی پیمنٹ اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ جیسے نیا پاور پلانٹ کنیکٹ ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ لنک ہو جاتی ہے. تو ایک اس تو کی یہ کیپیسٹی پیمنٹ لنک ہو جاتی ہے، دوسری جانب وہ جو بجلی پیدا کر رہا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی. تو پھر اب یہ کہ اب ہم شروع سے جو ہے تھوڑا فائر فائٹنگ کی طرف زیادہ رہے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں دیکھیں 3-4 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے سرکولر ڈیٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اب، ایک تو جو گیس سیکٹر میں اور ایک جو پاور سیکٹر میں، دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ راستے ہیں، سولوشنز ہیں. اچھا پاور سیکٹر میں گیس سیکٹر کا اپنا سرکولر ڈیٹ ہے، پاور سیکٹر کا اپنا سرکولر ڈیٹ. اچھا پاور میں جو ہے سرکولر ڈیٹ میں ایک تو جو پہلا آپ نے کہا کہ ڈسکوز کا جو پرابلم ہے کہ ڈسکو جو ہے اس کی ریکوری اچھی نہیں ہے، ٹی این ڈی لاس پہ کنٹرول نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ کہ جو گورنمنٹ نے ابھی خود انیشیٹ بھی کیا تھا کہ جو ڈسکوز جو گورنمنٹ کے اپنے ہیں ان کے یہ مینجمنٹ کانٹریکٹس دے رہے تھے، میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو آگے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ کنٹرول میں آئے لاسز. دوسری طرف جیسے آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کی، میرا خیال ہے اس کی ریسکیجولنگ کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی کام تیزی سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ IMF کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ کے لیے یا تو ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانی ہے یا وہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے جو کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی جو پاور کے لیے، تاکہ آپ ریونیو ایکسپینڈیچر دونوں پہ کنٹرول کریں. تیسرا جو ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ جو کراچی کا ہے وہ بھی ریزالو کر دینا چاہیے اب شنگھائی الیکٹرک وغیرہ کے ساتھ جو بھی ٹیک اوور ہے. اچھا گیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہماری ڈومیسٹک گیس کی پروڈکشن 4 BCF پر ڈے سے کم ہوتے ہوئے اب 3 BCF پر ڈے ہو گئی اور ہمارا ریلائنس LNG پہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک تو ہمارے پاس RLNG کا ٹرمینل نیا چاہیے، پھر دوسرا ہمیں گیس کی پائپ لائن چاہیے. ان دونوں پہ ڈیسیشن جلدی چاہیے. تیسرا یہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا، یہ اب اگر پہلے سال میں ہوتی تو یہ صحیح نظر آتی کہ یہ کرنا ہے. یہ ڈسکوز کی پرفارمنس، یہ پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ، یہ ٹرمینل بننا، یہ گیس ختم ہوگی کب ہوگی، یہ کوئی اچانک انکشاف نہیں ہوا ہے. اس کے لیے ایک اس کا بیک اپ تیار رکھنا اور پھر اس حوالے سے جو پوری سسٹم کی مینجمنٹ ہے وہ کرنا، پھر اسی سے جڑا ہوا ہے ریفائنری سیکٹر اس کو کرنا. تو یہ تو 3 سال میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ناقص کارکردگی کی ایک بھیانک تصویر ہے. تو یہ تو ساری چیزیں 3 سال بعد ہم کر رہے ہیں. اب کتنے چانسز ہیں کہ آگے 1 سال 1.5 سال کے اندر اس میں کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ بہتری آ جائے گی؟ ہاں ظاہر ہے اب یہ ٹائم تو لے گا ظاہر ہے یہاں سے بھی آپ، کیونکہ اگر آپ نے ابھی آج اخبار میں ایڈ دیا ہے تو وہاں سے جب رسپانسز آئیں گے اور ڈیفینیٹلی اس ٹرم کے اندر اس کی پرفارمنس نظر تو نہیں آئے گی. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر نے ٹیک اوور کر بھی لیا تو بھی اس کو جب وہ گراؤنڈ پہ اترے گا تو ظاہر ہے وہ اسیس کرے گا کہ یہاں امپروومنٹ کی جگہ کہاں. جیسے کے الیکٹرک کو بھی ایگزامپل دی تو کافی سال لگے تھے اس کو کنٹرول میں آنے میں، جیسے 2011-12 کے بعد اس کی پرفارمنس نظر آئی اور پہلی دفعہ پرائیویٹائز کی 5 میں، پھر 8 میں نیا پارٹنر آیا. تو یہ تو ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا لیکن ہم آگے تو چلیں. تو ایک تو یہ تھا. اچھا گیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم جیسے جیسے RLNG پہ ریلائنس زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کیا ونٹر میں جب شارٹیج ہوتی ہے تو ونٹر میں جو ہے ہم ڈومیسٹک کسٹمر کو نارتھ میں چونکہ سردی پڑتی ہے تو ہم RLNG دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے RLNG کے کسٹمر کو ہم جو ہے ڈومیسٹک گیس دیں اور اس سے وہ ڈیٹ کور کریں. لیکن چونکہ پروڈکشن اتنی کم ہو گئی اب یہ ہو نہیں پاتا تو یہ 150 بلین کا گیپ ایک اور آ گیا. اچھا تیسرا یہ کہ آپ کے یہاں ابھی جو ہے وہ RLNG کی پرائس جو ہے وہ 2100 روپے MMBTU ہو گئی ہے اور انڈسٹری کی پرائس جو ہے وہ 800-850 روپے بلینڈڈ پرائس ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ویٹڈ ایوریج آپ کو ایک پرائس کرنی پڑے گی تاکہ آپ RLNG زیادہ امپورٹ کر سکیں اور سپلائی کر سکیں. ورنہ جو ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو سسٹم کی گیس ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے لیکن جو ہے آپ کے پاس گیس اور نہیں ہے اور RLNG کے 2100 روپے پہ کسٹمر نہیں ملتا کیونکہ وہ سگنیفیکنٹ پرائس کا ڈفرینس ہے. اور دوسرا سندھ پنجاب میں پھر اس کی وجہ سے فرق بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ ٹرمینل اور چاہیے، پائپ لائنس چاہیے، ریفائنری کا پرابلم ریزالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے یہ
جو بھی ہے کہ اور 10% یہ ساری چیزوں پہ مدر آف آل ایلز یا جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم پہلے کی نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہمارے سرکولر ڈیٹ ہو گئے. اب جو چائنیز کمپنیز کا ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا بھی ڈیٹ ہے، ان کو وہ بھی پیمنٹس کرنے ہیں، ان کو اپنے ڈیویڈنڈز دینے ہیں، وہ ہمیں دینے. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے نہیں. تو جب تک وہ چائنا کسی صورت سے نہیں مانتا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کام خراب ہی رہے گا، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر ایک ایشو یہ بھی ہے، اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو کیپیسٹی اس وقت ہے 34,157 میگا واٹ، لیکن ہماری پیک ڈیمانڈ 26,000 میگا واٹ کے اوپر نہیں گئی. اس کے باوجود جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئسولیٹڈ ایریاز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کچھ جگہ ہوئی ہے، تو وہ ٹرانسمیشن کے جو باٹل نیکس ہیں اس میں سے کچھ تو کور ہو گئے، HVDC کی لائن آ گئی، لیکن پھر بھی کچھ جگہ پہ ٹرانسمیشن کے باٹل نیکس ہیں، ان کو بھی دور کرنا کہ یہاں جہاں ڈیمانڈ ہے اگر گرمی میں تو وہ تو پوری ہو. پھر فائنلی یہ کہ گلوبلی فیول کی پرائسز اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہیں. آپ نے دیکھا LNG کی پرائس $30 MMBTU تک آ گئی ہے، کوئلے کی پرائس $150 MMBTU تک آ گئی. تو اس کا بھی ساری چیز، تو اس کا بھی سولوشن ہے. ظاہر ہے کہ کول میں آپ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک کول کی طرف شفٹ کریں کسی طرح، جو آپ کے جو کول فائرڈ پلانٹس ہیں. پھر LNG کے لیے ظاہر ہے یا تو آپ اپنی ڈومیسٹک ایکسپلوریشن ہے جس میں بہت جگہ اس وقت ہے وہاں پہ بھی اور ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. پھر فائنلی یہ کہ رینیویبل جو گورنمنٹ کا اپنا ویژن ہے وہاں بھی زیادہ موو کریں. اب تو اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ آپ کی وہ باسکٹ کی پرائس کو نیچے کر سکتا ہے، اور نیچرلی آپ کا جو ہے وہ سیٹ ماشاء اللہ ویدر ایسا ہے کہ ایک تو آپ کو سن لائٹ بہت زیادہ ہے، دوسرا ونڈ آپ کا جو ہے اس کی جنریشن پیک سیزن پہ ہی زیادہ ہوتی ہے جہاں ہماری ایئر کنڈیشننگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ ہمیں جو پاور سیکٹر ہے، جو انڈسٹریل کنزمپشن ہے، وہ جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی کیپٹیو پہ جنریشن کافی کر رہا ہے. آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ بھی گریڈ پہ آ جائے. پھر فائنلی یہ کہ جو گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی ایک اسکیم لائی تھی کہ جو سردیوں میں گیس کو جو ہے وہ بجلی سے سبسٹیٹیوٹ کرنے کی، وہ اسکیم بھی کافی اچھی تھی، اس کو بھی کسی طرح قابل عمل بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. آج حکومت پاکستان نے ایک بہت عمدہ تحقیق سے بات ثابت کی ہے کہ نیوزی لینڈ کے دورے کو خراب کرنے میں، نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا خوف پھیلانے میں باقاعدہ بھارت کا ہاتھ تھا، اور بھارت نے کس طریقے سے یہ کیا اس کی تفصیلات بہت عمدہ تحقیق سے آج حکومت پاکستان نے شیئر کی ہے. وہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب یہ ثابت ہو گیا ہے اور آج پاکستان نے ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم میں دہشت گردی کا خوف کا سما پیدا کرنے کے لیے، انہیں ہراساں کرنے کے پیچھے ایک مربوط بھرپور بھارتی سازش تھی. اس کے مختلف ایلیمنٹس، اس کے مختلف عناصر آج حکومت پاکستان نے جاری کیے ایک پریس کانفرنس میں، جس کو لیڈ کیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے، جس میں کہ دستاویزی IT ثبوت، ڈیجیٹل ثبوت، اس کے پرنٹس، ان تمام جو اس کے ساتھ منسلکہ شواہد ہوتے ہیں وہ قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھے، جس سے ثابت ہوا ہے کہ ایک بہت ہی مربوط منصوبے کے ذریعے نیوزی لینڈ میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور اس مشن کی ابتدا کر دی گئی تھی گزشتہ مہینے، اور اگست کی 19 تاریخ سے اس کام کو شروع کیا گیا، جب احسان اللہ احسان کے نام سے ایک فیس بک پوسٹ آئی جس میں کہا گیا کہ نیوزی لینڈ اگر پاکستان کا دورہ کرے گا تو اس پہ دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کو اگلے ہی دن بھارتی اخبار نے مشتہر کیا. یہ ابتدا ہوئی اس مشن کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کی فضا بنائی جائے اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو ہراساں کیا جائے. 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جب کہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے. The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization IS, جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. 21 اگست 2021 کو ابھینندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے, ہندوستان کا ایک اخبار ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا, نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان. اس نے جو آرٹیکل کریٹ کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس فیک پوسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب یہ جو ابھینندن مشرا ہے, انٹرسٹنگلی ان کے بہت اسٹرانگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امر اللہ صالح
हवाले से। पोस्ट आती है 19 अगस्त को, 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट है। और इसके 2 दिन बाद एक ईमेल जाती है न्यूजीलैंड के मुमताज़ खिलाड़ी मार्टिन गैप्टिल की वाइफ को, जिसमें कहा जाता है कि उनके शौहर के दौरे न्यूजीलैंड के दौरान पाकिस्तान में उन पर दहशतगर्द हमला हो सकता है, उनकी शौहर की जान को खतरा है। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गैप्टिल, उनकी जो बेगम है, उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protomail.com और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गैप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल जो मार्टिन गैप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल दी गई। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है। ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई। जो प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है, डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे और इसमें हमें जो है बताए कि ये ईमेल जो है वो कैसे जनरेट की। जब इसके बावजूद न्यूजीलैंड का दौरा शुरू हो गया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई, तो 18 सितंबर को एक और ईमेल भारत से एक जाली नाम हमजा आफरीदी के नाम से इंटरपोल वेलिंगटन यानी न्यूजीलैंड की इंटरपोल को भेजी गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान हमला होने ही वाला है। 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है और वो ईमेल मिली हमजा आफरीदी 7899@gmail.com से। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा आफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। ये जो मोबाइल डिवाइस है ये अगस्त 2019 में इंडिया में लॉन्च की गई। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में और उसका जो सिंगुलर जो यूजर है वो भी आइडेंटिफाइड है, ओम प्रकाश मिश्रा from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. ओपन एंड शट केस है, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रख दिया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हरासा करने की, दहशतगर्दी का माहौल बनाने की एक मजमूम साजिश थी जो कि भारत में बनी, भारत से चली, भारत से फैलाई गई और इसी के नतीजे में न सिर्फ ये कि न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख हुआ, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।